मैं हॉस्पिटल के बेड में बेसुध और असहाय होकर पड़ा था। मेरा धड़कन बहुत धीमा काम कर रहा था। तभी मेरा लालची बेटा आया और बोला, अरे बूढ़े, जल्दी यहां अंगूठा लगा। और अपने से जबरदस्ती मेरे फिंगर का निशान ले लिया और बोला, ताकि ये बेकार की सुविधाएं बंद कर दी जाएं। अब और संसाधन बर्बाद मत करो। और सभी लाइव स्पोर्ट और ऑक्सीजन बंद कर दिया। तभी मेरी पत्नी अपने नए पति के साथ आई। फिर बेटा बोला, अब बूढ़े की सारी संपत्ति अब हमारे कब्जे में आ चुकी है। तभी वाइफ बोली, इतने साल तुमने मुझे और यांग के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। मैं तो यह सुनकर दंग रह गया। मैं सोचता था कि ये बेटा मेरा अपना खून है, लेकिन जिस बेटे को अपना समझकर पाल रहा था वो मेरा है ही नहीं। ऊपर से उनके लिए करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ दी। अब उसका पति बोला, क्या करें, तुम जैसे निकम्मे के अपने कोई बच्चे तो थे ही नहीं। अरे नहीं, तुम्हारे बच्चे थे। तुम्हारी 3 बेटियां थीं, लेकिन उन तीनों को भी हमने बेच दिया। और वह हंसने लगा। मैं उठने की कोशिश करते हुए कहा, हरामजादे। तभी देखा मेरे सभी सपोर्ट बंद किए गए थे। मैं उठने में असफल रहा और मैं वहीं पर मैं मर गया। तभी जब मैं जवान हुआ करता था तब का समय चलने लगा। एक औरत बहुत तेज चिल्ला रही थी, अरे निकम्मे, इस बार सिर्फ इतना सा मांस ही लाए हो? क्या तुम मुझे और मेरे बेटे को भूखा मारना चाहते हो? तभी मुझे एहसास हुआ, मैं समय में फिर से जन्म लेकर वापस आ गया हूं। यह एहसास बिल्कुल सच है। मैं खुद सांस बंद करके देखा। अरे, मैं सचमुच वापस लौट आया हूं। वह अभी भी चिल्ला रही थी, अरे निकम्मे, मेरे सामने ये झूठा दुखड़ा मत रो। सुन ले, मैं भूखी रह जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कियांग भूखा रह गया तो तुम्हारे झांग खानदान का वंश ही खत्म हो जाएगा। और बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मजबूर किया था। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें 3 बेटियां तो पैदा की हैं, है ना? मेरी मानो तो इन बेकार लड़कियों को बेच ही दो। वैसे भी मैंने एक बच्चा खरीदने बेचने वाले दलाल से बात कर रखी है। पिछले जन्म में मैं झांग शुलान के प्यार में पूरी तरह अंधा हो गया था, खासकर तब जब उसने मुझसे झूठ बोली कि मैं नशे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटियों की जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं की। घर का लगभग सारा सामान उठाकर उसी के पास पहुंचाता रहा और आखिर में उस औरत की नजर मेरी बेटियों पर भी पड़ गई। सोचकर भी हंसी आती है। पिछले जन्म में मैं इस बात के लिए मान भी गया था। आखिर में मेरी तीनों बेटियों को बेच दिया गया और मेरी पत्नी भी मेरी वजह से पागल होकर पहाड़ से कूद गई। अब तुम लोग भूखे मरने का इंतजार करो। मैं बोला, तुम अभी क्या कह रही थी? तुम मेरी बेटियों को बेचना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वह चिल्लाकर बोलने लगी, हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने तुम्हारे लिए इतनी तकलीफें सही, यहां तक कि तुम्हें एक बेटा भी दिया, और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। मैं और मेरा बेटा तो बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। उसका छोटा बेटा जिसका नाम कियांग है, वह बोला, मत रो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं उसे मार डालूंगा। सचमुच, पिछले जन्म में मेरी ऑक्सीजन की नली निकालने वाला इंसान तुम ही थे। इतनी छोटी सी उम्र में भी तुम्हारे मन में इतनी नफरत और अंधेरा भरा हुआ है। और मैं बाहर जाने लगा और जाते जाते मांस का टोकरी भी ले लिया। वह चिल्लाकर बोली, जियांग ताओ, एक कदम और आगे मत बढ़ाना। मेरा मांस यहीं वापस रख दो। तभी वो छोटा कियांग दौड़कर आया और मेरे हाथ से मांस छीनते हुए बोला, मेरी मां को मांस खाना है, ये मांस यहीं छोड़ दो। मैं बोला, तुम लोगों की औकात ही क्या है जो मांस खाओगे? और उस कियांग को उठा के पटक दिया। उसकी मां उसे उठाते हुए बोली, जियांग ताओ, तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? ये तो तुम्हारे खानदान का इकलौता चिराग है। मैं गुस्से में बोला, अगर ये मुझे परेशान करेगा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इस जन्म में मेरी पत्नी और मेरी बेटियां अभी भी मेरे साथ हैं। और मन में बोला, इस बार मैं तुम सबको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और वहां से निकल गया। कियांग अपने मां से बोला, मां, मुझे मांस खाना है। वह बोली, मेरे अच्छे बच्चे, चिंता मत करो, मां कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी और तुम्हें अच्छा खाना जरूर खिलाएगी। बस हमें अपनी बनाई हुई योजना के मुताबिक चलना होगा। अब आइए मेरे सच्चा परिवार से मिलते हैं। बहुत बर्फ पड़ रही है और मेरी पत्नी
ली यानजुन एक बेटी को खाना खिला रही है और मेरी दो बेटियां खुद से खा रही हैं। तभी मैं वहां आ पहुंचा। मुझे देख सब घबरा गए। मैं धीमी स्वर में कहा, तुम लोगों ने कुछ खाया या नहीं? मेरी पत्नी बोली, नहीं, कुछ भी नहीं। हम बस किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। घर में सचमुच एक पैसा भी नहीं बचा है। चाहे तुम हम मां और तीनों बेटियों को मार ही क्यों न डालो, फिर भी हम तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं निकाल पाएंगे। मैं रोते हुए बोला, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भारी हथौड़े से जोर से वार कर दिया हो। मैं पूरी तरह अंधा और बहका हुआ हो गया था। दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैंने घर का सारा अनाज और सामान तक लुटा दिया। यहां तक कि मैंने अपनी पत्नी के गहने भी नहीं छोड़े। जरा सी बात पर मैं ली यानजुन को मारता पीटता था। उसे बेटा पैदा न कर पाने के लिए निकम्मी कहकर गालियां देता था और अपनी तीनों बेटियों को बोझ और बेकार कहकर उनका अपमान करता था। मैंने उसे जिंदगी भर सिर्फ दुख और अपमान ही दिया। मैं बोला, जरा मुझे देखने दो बच्चों को। ली यानजुन बोली, सच में कुछ नहीं है, बस बच्चे बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने लोगों के फेंके हुए खाने की चीजें उठाकर किसी तरह अपना पेट भरा। तुम गुस्सा मत करो, अगर मारना है तो मुझे मार लो, लेकिन बच्चों को मत डराओ। मैं बच्चों से बोला, मेरे अच्छे बच्चों, डरो मत। तभी उनका कटोरा टूट गया और जो खा रहे थे वो देखकर मेरे पैरों पर आज जमीन खिसक गई। हे भगवान, तुम लोग तो पेट भरने के लिए मिट्टी खा रहे हो। तुम लोग ये सब खाकर कैसे जिंदा रहोगे? इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सभी बच्चे रोने लगे। मैं ये देखकर अंदर से टूट चुका था। ली यानजुन बोली, अगर मारना है तो मुझे मार लो। मैं एक बच्ची से टूटा हुआ कटोरा देते हुए बोला, बेटा ये कटोरा संभाल कर रख दो। आज के बाद तुम लोग ये चीज कभी नहीं खाओगे। इसे खाने से इंसान की जान भी जा सकती है। ली यानजुन मुझे देखकर सोचने लगी, क्या ये वही पति है जिसके दिल में हमेशा सिर्फ दूसरे लोगों के लिए ही जगह थी? मैं अपने पास से कुछ मांस निकलते हुए बोला, यानजुन ये मांस ले लो और इसे पका दो। बच्चों को खिलाकर उनकी सेहत थोड़ी ठीक हो जाएगी। जल्दी करो, ऐसे खड़ी मत रहो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और अपने बच्चों को भी फिर कभी ऐसी मजबूरी में नहीं जीने दूंगा। ली यानजुन ये सब देखकर एक बच्ची को गले लगा लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सच में मैं हूं। मैं फिर बोला, जाओ जल्दी से थोड़ा मांस का सूप बना दो ताकि बच्चों के शरीर में ताकत आए और उन्हें गर्माहट मिले। देखो भूख ने इनका क्या हाल कर दिया है। और मैं मन में बोला, मैं पहले बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बुरा इंसान था। तुम चारों मां बेटियों से मैं दिल से माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारी मां और तुम सबकी जिंदगी में जो दुख दिए हैं उनकी भरपाई जरूर करूंगा। एक बच्ची अपने मां से बोली, आज इन्हें क्या हो गया है? कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं है? पहले तो हमें देखते ही बोझ कहकर डांटते थे। यानजुन बोली, आज हमें मांस खिलाने की बात कर रहे हैं। आप ये मांस वापस ले जाइए। हमारे सामने झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। और मांस फेंक दिए। मैं बहुत दुखी मन से मांस उठाया और बोला, नहीं, ये मांस सच में तुम लोगों के लिए ही लाया हूं। मैं बोला, ठीक है, मैं खुद बना देता हूं। इतना बोलकर मैं बनाने लगा। एक बर्तन में पानी लिया और मांस की कटिंग करने लगा। उसके बाद मैं आग में चढ़ा दिया। ये देखकर यानजुन अपने मन में बोली, इन्होंने तो कभी घर का कोई काम नहीं किया। घर का सारा काम हमेशा मैं अकेले ही करती रही हूं। आज ये खुद खाना बना रहे हैं। एक छोटी बच्ची बोली, वाह, पिताजी को खाना बनाना भी आता है। मैंने तो आज तक पिताजी को कभी रसोई में नहीं देखा। दूसरी बच्ची बोली, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। काश हमें भी थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए। मैं अभी चूल्हे पर चढ़ाकर अच्छे से पका रहा था। अच्छी से पकने के लिए ढक दिया। मेरी तीनों बेटियां बहुत उत्सुकता से देख रही थीं। एक बच्ची बोली, मां, सच में कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब खाना पक गया था। मैं तीनों से बोला, यानजुन, बच्चों, आओ सब बैठकर खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा।
और टेबल में खाना सजा दिया। तीनों बेटियां प्यार से अपनी मां की ओर देखे और टेबल में आकर बैठा गए। यानजुन बोली, जियांग ताओ, तुम अचानक हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या घर में फिर से पैसे खत्म हो गए हैं? क्या तुम फिर से चाहते हो कि मैं अपने मायके जाकर पैसे उधार मांग कर लाऊं? पिछली बार तो मेरी मां ने अपनी बुढ़ापे की सारी जमा पूंजी भी हमें दे दी थी। मैं शर्मिंदा होकर कहा, यानजुन, मुझे माफ कर दो। पहले मैं बार बार तुम्हें मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था और तुम्हें बहुत दुख पहुंचाता था। और मैं सबको खाना परोसा और फिर बोला, मुझे सच में माफ कर दो। अब जल्दी खाना खाओ, अगर कम पड़े तो मैं और परोस दूंगा। तीनों बच्चियों को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी खाने लगे। मैं फिर बोला, आओ बच्चों, तुम सब भी जल्दी जल्दी खाओ। अब से मैं तुम्हें खूब अच्छा खाना और मांस खिलाऊंगा ताकि तुम सब स्वस्थ रहो और अच्छे से बड़े हो सको। ये सब सुन और देखकर यानजुन की आंखों से आंसू टपक पड़ा। एक बच्ची मांस का टुकड़ा उठाकर बोली, मां, क्या मैं खा सकता हूं? यानजुन बोली, हां बेटा, बिल्कुल, तुम सब आराम से खाओ। वह बच्ची भी खाने लगी। तीनों बेटियां खाते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थीं, फूंक मार मार कर खा रही थीं। जब तीनों बच्चियों खा लिए तो झूठे बर्तन यानजुन उठाने लगी। ये देखकर मैं बोला, यानजुन, तुम बैठकर थोड़ा आराम कर लो, बर्तन मैं साफ कर दूंगा। यानजुन मन में बोली, आज इन्होंने सिर्फ खाना ही नहीं बनाया बल्कि खुद से बर्तन साफ करने की भी बात कर रहे हैं। क्या ये सच में बदल गए हैं? लेकिन इन्होंने पहले मुझे इतना दुख और तकलीफ दी है, क्या मैं इन पर फिर से भरोसा कर सकती हूं? एक दिन मैं ठंड से घर आया और यानजुन से बोला, यानजुन, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं? यानजुन भड़क कर बोली, मुझे पहले से ही पता था कि तुम अचानक हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार यूं ही नहीं कर रहे। इसके पीछे जरूर कोई मतलब होगा। अब आखिर तुमने अपनी असली बात बता दी। जियांग ताओ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारा इरादा मुझसे पैसे निकलवाने का है तो पहले मुझे मार डालना। मैं बोला, नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। मैं तो बस देख रहा हूं कि इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चे इतने पतले कपड़े पहने हुए हैं। मैं उनके लिए कुछ नए और गर्म कपड़े खरीदना चाहता हूं। यानजुन का हाथ पकड़कर कहा, मैंने घर में पैसों के बारे में इसलिए पूछा था कि अगर कुछ पैसे हों तो उन्हें इकट्ठा करके बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। अगर घर में पैसे नहीं हैं तो मैं खुद कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। यानजुन चिढ़कर बोली, क्या तुम सच में इतने अच्छे बन गए हो? जियांग ताओ, ऐसा मत समझो कि मुझे तुम्हारे मन की बात समझ नहीं आती। पहले तुम्हारी दुनिया में सिर्फ झांग श्यूलान ही थी। तुमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि बच्चों के पास गर्म कपड़े हैं या नहीं, उन्हें ठंड लग रही है या नहीं। और अब अचानक कह रहे हो कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाओगे। बताओ, इस बात पर कौन विश्वास करेगा? मैं बोला, कल मैं कस्बे जाकर सामान बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे बच्चों के लिए कपड़ा खरीदकर नए कपड़े बनवाऊंगा। और मैं बाहर जाने लगा। तब यानजुन बोली, तुम तो हर समय झांग श्यूलान के पीछे पीछे घूमते रहते थे और कोई ढंग का काम नहीं करते थे। तुम्हें तो खेत में काम करना भी पसंद नहीं था, हमेशा उससे बचते रहते थे। फिर यानजुन बोली, अगर तुम सच में पहाड़ से कुछ कमा कर ले आओ तो समझो सूरज पश्चिम से निकल आया। मैं कड़कती बर्फबारी और ठंड में ही घर से निकल गया। एक बच्ची बोली, मां, क्या पिताजी सच में पहाड़ पर जाकर कुछ कमाकर लाएंगे और हमारे लिए नए कपड़े खरीदेंगे? यानजुन बच्ची से बोली, अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, तब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ मैं जंगल में अकेले निकल गया। अगर कुछ ऐसा मिलता है जिसे बेचकर बच्चों के लिए कुछ कर सकूं तो बहुत बढ़िया होगा। तभी बहुत सारे पक्षी उठते हुए दिखे। मैं एक पत्थर उठा के फेंक दिया। पत्थर दो पक्षियों को लगा और दोनों गिर गए। कम से कम कल यानजुन और बच्चों के लिए अच्छा खाना जुटाने की चिंता नहीं रहेगी। और मैं आगे बढ़ गया। आगे जो भी चीज काम का लगा मैं लेता गया। तभी, अरे, ये तो जिनसेंग जंगली औषधीय जड़ है। इसकी जड़ और पत्तों को देखकर लग रहा है कि ये पूरे 100 साल पुराना है। आखिरकार मुझे मिल ही गया। आखिरकार मेरी तलाश पूरी हो गई। तभी मन में आया, पिछले जन्म में जिस आदमी को ये जिनसेंग मिला था उसका सामना इसकी रखवाली करने वाले सांप से भी हुआ था। मैं जल्दी से जिनसेंग का पौधा रखा और भागने लगा। तभी मेरे पीछे वही सांप पड़ गया। इतना बड़ा और खतरनाक सांप देखकर लगता है कि कोई भी आदमी कभी भी बच नहीं पाया होगा। बहुत तेज भागने लगा। वह सांप पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं आगे जाकर रुका
और देखा तो वह सांप एक पेड़ को लपेटकर मुझ पर गुस्से से गुर्रा रहा था। आज मुझे इस खतरे को पूरी तरह खत्म करना होगा ताकि आगे कोई परेशानी ना रहे। मैं उसे मारकर गड्ढा खोदने लगा। उसके बाद मैं मरे हुए सांप को उस गड्ढे में डाल दफना दिया। अब सब खत्म हो गया। मुझे जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरना होगा। ये 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग बहुत ही कीमती है। अगर मैं इसे घर ले गया और किसी को इसकी खबर लग गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बेकार की देरी करने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए आज रात ही इसे कस्बे में जाकर बेच देना बेहतर रहेगा। मैं उसी समय एक दुकानदार के यहां गया और दरवाजा नॉक किया। दुकानदार अंदर से बोला, कौन है? आधी रात को दरवाजा कौन पीट रहा है? लोगों को सोने भी नहीं दोगे क्या? मैं बोला, मालिक, मेरे पास बेचने के लिए कुछ कीमती जड़ी बूटियां हैं, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। वह बोला, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसे बेचने के लिए तुम्हें आधी रात को आना पड़ा? कहीं तुम यहां मजाक या हंगामा करने तो नहीं आए हो? मैं बोला, मालिक, पहले एक बार इसे देख तो लीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। वह बोला, अच्छा, निकालो जरा, मुझे दिखाओ। मैं उसे खिड़की से ही दिखाया। मैंने पहले दूसरा औषधि दिखाया। वह खिड़की बंद करने लगा। उसके बाद वह बाहर आया और जिनसेंग का पौधा निकलते हुए बोला, ये वाला। वह दौड़कर आया और मेरे हाथ से लेकर पहले अच्छे से देखा और दुकानदार देखते ही हैरान होकर बोला, अरे, ये तो पूरे 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग है। भाई, तुम्हें ये कहां मिला? बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और बिना बात के गलत समझ बैठा। मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं बोला, कोई बात नहीं, मैं आधी रात को सिर्फ इस जिनसेंग को बेचने के लिए ही आया हूं। आप सीधे इसकी सही कीमत बता दीजिए। दुकानदार बोला, यह 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग सच में बहुत कीमती है, लेकिन इस समय बाजार का हाल अच्छा नहीं है। मैं इसके बदले तुम्हें 500 रुपए देता हूं, क्या कहते हो? मैं बोला, अगर आपको सही कीमत देने का इरादा ही नहीं है तो रहने दीजिए, मैं इसे नहीं बेचूंगा। और मैं वहां से जाने लगा। तब वह दुकानदार पीछे से दौड़कर आया और बोला, अरे भाई, नाराज मत हो। अगर तुम्हें यह कीमत ठीक नहीं लगती तो तुम ही अपनी तरफ से कीमत बता दो। मैं बोला, अभी कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि सुबह उठकर बात करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं भी कल सुबह आपके उठने के बाद ही कीमत की बात कर लूंगा। दुकानदार मुझे रोकते हुए घबराकर बोला, नहीं नहीं, मेरी गलती थी। भाई, अभी इसी समय बात कर लेते हैं, अभी सौदा तय कर लेते हैं। देखो, तुम्हारी टोकरी में जो बाकी जड़ी बूटियां हैं उन सब के लिए मैं कुल मिलाकर $100 देता हूं। अगर तुम किसी दूसरी दुकान पर जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा $80 ही मिलेंगे। मैं मन में बोला, बाकी साधारण जड़ी बूटियों की ज्यादा कीमत नहीं है, उनके लिए $100 मिलना भी ठीक ठाक दाम है। लगता है कि इस दुकानदार की असली नजर तो इस 100 साल पुराने जिनसेंग पर है। मैं बोला, बाकी जड़ी बूटियों के पैसे तो तुम्हारे बताए हिसाब से ठीक हैं, लेकिन इस जिनसेंग की बात अलग है। मैं सीधी बात करता हूं, घुमाकर नहीं। इसकी कीमत $1000 है। एक पैसा भी कम हुआ तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। दुकानदार बोला, ठीक है, 1000 युआन ही सही, लेकिन अभी आधी रात है, मेरे पास इतने नकद पैसे नहीं हैं। मुझे कल तक पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें दे पाऊंगा। मैं बोला, ठीक है, फिलहाल जिनसेंग मैं अपने पास ही रखूंगा। कल मेरे घर आ जाना। मेरा घर जियांग गांव के पूर्वी छोर पर सबसे आखिर में बनी मिट्टी की झोपड़ी है। वह बोला, ठीक है, मैंने पता याद कर लिया, लेकिन 100 साल पुराना जिनसेंग इतनी आसानी से नहीं मिलता। भाई, क्या तुम्हारा इरादा आगे भी मेरे साथ लंबे समय तक कारोबार करने का है? फिर वह बोला, अब समझ में आया कि तुम्हें इन जड़ी बूटियों की इतनी अच्छी पहचान क्यों है। आगे से तुम्हारे पास कोई भी अच्छी और कीमती चीज हो तो सीधे मेरे पास ही लेकर आना। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा और सही कीमत दूंगा। मैं पूरा रात भटकने के बाद सुबह अपने घर आ रहा था। बहुत दूर चला गया था, इसलिए आने में देर हो रहा था, लेकिन घर के अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रहे थे, चिल्लाने के। घर के बहुत बड़ा वाला क्लेश चल रहा था। झांग श्यूलान मेरे बच्चों को बेचने की कोशिश कर रही थी। यानजुन से बच्चों को झांग श्यूलान छीन रही थी। यानजुन रो रो कर बोल रही थी, मेरे बच्चों को मत ले जाओ, और बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, जियांग ताओ, कहां हो तुम? मेरी बच्चियां झांग श्यूलान के पैरों को पकड़कर बोल रही थीं, झांग आंटी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी छोटी बहन को मत बेचिए। हम आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे, लेकिन कृपया उसे छोड़ दीजिए।
एक बूढ़ी औरत आई थी उन्हें खरीदन के लिए। वह बोली, ये बच्ची बहुत होशियार है और काम भी अच्छे से कर सकती है। इसे दूर ले जाकर काम में लगाया जा सकता है। झांग शूलान ताना मारते हुए यानजुन को बोली, अरे तुम तो ऐसी औरत हो जो बेटा तक पैदा नहीं कर सकी, फिर भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं हो। ये लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ है। इसे पालने में सिर्फ अनाज ही बर्बाद होगा। इसे बेच देंगे तो जो पैसे मिलेंगे उनसे कियांग कियांग के लिए अच्छा खाना और उसकी सेहत का इंतजाम हो जाएगा। यानजुन रोकर फिर बोली, जियांग ताओ अभी वापस आने वाले हैं। वो तुम्हें हमारे बच्चे को बेचने नहीं देंगे। कृपया ऐसा मत करो, झांग शूलान अकड़कर बोली। अगर जियांग ताओ वापस आ भी गया तो क्या कर लेगा? इन लड़कियों को बेचने की बात तो कल खुद जियांग ताओ ने ही मुझसे कही थी। अब क्या अपनी ही बात से मुकर जाएगा? मैं वहां जैसे ही पहुंचा गुस्से में चिल्लाया, बस तुरंत रुक जाओ। झांग शूलान बोली, जियांग ताओ तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैं बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं बच्चों को देखकर बोला, क्या ये चोट तुमने मारी है? वह बोली, हां, तो क्या हुआ? मैंने इसे ही मारा है। ये मुझे बच्चों को बेचने से रोक रही थी, इसलिए मैंने इसे पीट दिया। मैं बोला, क्या मतलब बच्चों को बेचने से रोक रही थी? फिर झांग शूलान बोली, इन लड़कियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे कियांग कियांग के लिए अच्छा खाना और उसकी सेहत का इंतजाम हो जाएगा। कल जब तुम मेरे लिए मांस लेकर आए थे तब मैंने तुमसे ये बात कही थी। उस समय तुमने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए मैंने समझा कि तुम भी इसके लिए राजी हो। यानजुन बोली, तुम इन्हें झांग शूलान को देने वाले थे, है ना? यानजुन डरी हुई आवाज में बोली, जियांग ताओ, क्या ये जो कह रही है सच है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही बच्चों को बेचने के लिए तुम्हारा दिल कैसे मान गया? मैं समझाते हुए बोला, यानजुन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब मुझे समझ में आया कि तुम कल अचानक हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे थे। खुद खाना बनाया, हमें मांस खिलाया और इतना प्यार दिखाया, लेकिन यह सब झूठा दिखावा था ताकि हम पेट भरकर खा लें, थोड़े तंदुरुस्त हो जाएं और आज हमें अच्छे दाम पर बेच सको। क्या यही तुम्हारा इरादा था? झांग शूलान हंसने लगी और बोली, जियांग ताओ, मानना पड़ेगा, तुमने तो बहुत दूर की सोच रखी थी। लगता है गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। कम से कम बच्चों को बेचने से पहले तुमने उन्हें एक अच्छा खाना तो खिला दिया। झांग शूलान ताने मारते हुए बोली, चलो इसी बहाने एक बाप होने का फर्ज भी निभा दिया। मैं चिल्लाकर बोला, झूठे इल्जाम मत लगाओ और मेरे बारे में गलत बातें मत फैलाओ। मैं, जियांग ताओ, चाहे भूख से मर जाऊं लेकिन अपनी सगी बेटियों को कभी नहीं बेचूंगा। झांग शूलान फिर बोली, जियांग ताओ, अब तुम्हारा ये नाटक बहुत हो गया। वैसे भी बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब और दिखावा करने का क्या फायदा? ऐसा करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हूं। मैं तेज आवाज में बोला, किसने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है? मैं एक बार फिर साफ साफ कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बेचूंगा। और अगर तुमने फिर ऐसी झूठी और बेहुदा बातें कहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब छोटा कियांग कियांग दौड़कर आया और बोलने लगा, मेरी मां ने कहा है कि इस घर की हर चीज, यहां तक कि ये लोग भी मेरे हैं। मैं जिसे चाहूं उसे बेच सकता हूं। झांग शूलान बोली, शाबाश कियांग कियांग, तुम्हारा यही रौब देखकर लगता है कि बड़े होकर तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। जल्दी जाओ और उन तीनों लड़कियों को पकड़कर यहां ले आओ। तब तक मैं यहां हूं, देखती हूं उसकी हिम्मत कैसे होती है कुछ करने की। अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तीनों बच्चियां रोने लगी, रोते रोते ही बोली, नहीं नहीं, हमारे पास मत आओ। मैं सीधा गया और जो बच्चों को खरीदने आई थी उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। झांग शूलान गुस्से में बोली, अरे जियांग ताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? कियांग कियांग गुस्से में बोला, तुमने मुझे मांस नहीं खाने दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अपने छोटे हाथ से मुझे मारने लगा। मैं बोला, अरे बदतमीज लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बड़ों के बीच बोलो और दूसरों पर हुक्म चलाओ। उसे भी एक थप्पड़ लगा दिया और वह जमीन में लेटकर रोने लगा और अपने मां से बोला, इसने मुझे मारा है, जल्दी इसे मार डालो। झांग शूलान गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कियांग कियांग पर हाथ उठाने की? क्या तुमने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? और मुझ पर झपट पड़ी। मैं उसे भी 2 थप्पड़ जड़ दिया। वह जमीन में गिर पड़ी। झांग शूलान बोलने लगी, क्या तुम पागल हो गए हो?
अब मुझ पर भी हाथ उठाओगे? मैं गुस्से में बोला। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी आ जाए, फिर भी ऐसी हरकत को सही नहीं ठहरा सकता। यानजुन हैरानी से बोली। हमें यकीन नहीं हो रहा कि जियांग ताओ हमारी खातिर झांग श्यूलान पर हाथ उठा दिया। बच्चियां भी बोलने लगी। वाह, पिताजी कितने बहादुर हैं। एक ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए बोली। पिताजी, हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए। झांग श्यूलान गुस्से में बोली। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। मैं बोला, अच्छा, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि अब तुम क्या कर लेती हो। तभी कोई दरवाजे को लात मारते हुए आया। झांग श्यूलान बोलने लगी। यांग, आप आ गए? यांग बोलने लगा। जियांग ताओ, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है, तुमने श्यूलान पर हाथ उठा दिया। मैं बोला, हां, मैंने मारा। अब क्या कर लोगे? लेकिन पहले यह बताओ कि तुम मेरे घर किस लिए आए हो, और तुम झांग श्यूलान का इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? यांग हिचकिचाते हुए बोला। मैं तो बस। मैं फिर से बोला, बताओ, तुम उसके क्या लगते हो? यांग बोला, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, अन्याय देखा इसलिए मदद करने आ गया। मैं तंज कसते हुए बोला, तुम दोनों को देखकर तो मुझे लगा कि तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। झांग श्यूलान गुस्से में बोली, बकवास बंद करो। अच्छा हुआ यांग आ गए, अब वही मेरे लिए इंसाफ करेंगे। मैं बोला, अच्छा, तो मैं भी देखता हूं कि अब तुम क्या करने वाले हो। यांग पैर पटकते हुए बोला, तुम इन 3 लड़कियों का साथ दे रहे हो और अपने सगे बेटे को भूखा रख रहे हो। क्या यही सही बात है? इन तीनों लड़कियों को हमारे हवाले कर दो। जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो तुम्हारा एहसान मानेगा और बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा भी बनेगा। और हंसने लगा। फिर बोला, जियांग ताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुमसे इजाजत मांग रहे हैं? तभी 2 लड़के जो कि यांग के साथ आए थे, वह मेरे बच्चियों की ओर बढ़ने लगे। यानजुन जोर से बोली, तुम लोग क्या करने वाले हो? अगर किसी ने इन बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं गुस्से में था। यांग फिर बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? और मुझे मारने लगा। मैं भी गुस्से में एक लात भिड़ा दिया। यांग दूर जाके गिरा। ये देखकर झांग श्यूलान धमकाते हुए बोली, तुम जैसे निकम्मे आदमी की हिम्मत कैसे हुई पलटकर हाथ उठाने की? क्या अपनी मौत बुला रहे हो? यांग अपने लोगों से बोला, इसे पकड़ो और खत्म कर दो। दोनों गुंडे मेरे तरफ बढ़ने लगे और मुझे मारने लगे। मैंने भी दोनों को लात मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर सब दंग थे। तभी यांग एक बच्ची को पकड़ लिया। मैं चिल्लाकर बोला, बच्चों को छोड़ दो। तभी मैंने एक फावड़ा उठाया और यांग पर फेंक दिया। यांग फावड़ा पकड़कर बोला, उसे मार डालो। तभी एक आदमी आते ही बोला, अरे वाह, यहां तो काफी हंगामा मचा हुआ है। यांग बोलने लगा, अरे झो मालिक, आप यहां कैसे आ गए? झो मालिक बोला, यहां आखिर मामला क्या है? यांग उसे समझते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस एक ऐसे निकम्मे आदमी को सबक सिखा रहे हैं जो अपने ही सगे बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभाता। झो मालिक, आपने जियांग ताओ का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दिन भर आवारागर्दी करता है और कोई काम धंधा नहीं करता। हम तो इस भलाई के लिए इसकी तीनों बेटियों के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहे थे। मैं बोला, मेरा बेटा? कौन है मेरा बेटा? यांग बोला, क्या बात है जियांग ताओ, अब तुम उसे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर रहे हो? पूरे गांव में हर कोई जानता है कि कियांग तुम्हारा बेटा है। तुमने ही तो कहा था कि एक रात मैं नशे में था और तुम्हारे साथ सो गया था, जिसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ। मैं बोला, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सच में मेरा ही बेटा है? झांग श्यूलान चिल्लाकर बोली, अगर तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? मैं बोला, अगर मान भी लें कि उस पर मेरा कानूनी अधिकार है तो उसके बारे में फैसला करने का हक भी मेरा ही होगा। झांग श्यूलान घबराकर बोली, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सीधा गया और कियांग को उठा लिया। कियांग चिल्लाने लगा, मां, मुझे बचाओ। झांग श्यूलान भी चिल्लाकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? कियांग बोला, जल्दी कियांग को नीचे उतारो। फिर अपने साथियों से बोला, जल्दी उसे जियांग ताओ के हाथ से छीन लो। मैं जोर से बोला, सब लोग चुप रहो। वो मेरा बेटा है, मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। अब जो बच्चे खरीदने आई थी उससे मैं बोला, अगर तुम्हें चाहिए
तो उसकी कीमत लगा दो। जरूरत पड़ी तो सस्ते में, यहां तक कि लगभग मुफ्त में भी दे दूंगा। यांग गुस्से में चिल्लाया, अरे जियांगताओ, बस करो, बहुत हो गया। मैं बोला, अगर मैं अपने सगे बेटे को बेचूं तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? झो मालिक बोला, वैसे इसकी बात भी गलत नहीं है। मैं बोला यांग से, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? लगता है तुम्हें बच्चा बहुत चाहिए, चाहो तो मैं इसे तुम्हें ही बेच देता हूं। यांग गुस्से में बोला, तुम बहुत घटिया इंसान हो। बिना किसी मेहनत के एक बेटा मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी? फिर यांग बोला, बताओ कितने पैसे दोगे? मैं बोला, आखिर बेटा है, कम से कम $500 तो मिलने ही चाहिए। यांग फिर बोला, लगता है तुम पैसों के पीछे पागल हो गए हो। मैं बोला, अगर तुम्हें 500 ज्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर मैं बच्चों को खरीदने वाली से बोला, तुम तो वैसे भी इस इलाके के रहने वाले नहीं हो, बच्चे को लेकर कहीं और चले जाना। मैं बाद में कोई शिकायत नहीं करूंगा और न ही तुम्हारा पीछा करूंगा। झो मालिक बोला, $500 में एक बेटा मिल रहा है, क्या यह महंगा सौदा है? अब यांग बोला, ठीक है, $500 ही सही, मैं इसे खरीदता हूं। कियांग कियांग, मुझे दे दो। मैं बोला, बातें मत बनाओ, पहले पैसे दो। यांग बोला, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पहले कियांग कियांग मुझे दे दो, पैसे बाद में दे दूंगा। मैं बोला, अगर ऐसा है तो मैं इसे किसी और को बेच देता हूं। झांग शुलान चिल्लाई, यांग रुको रुको, मेरे पास पैसे हैं। अब यांग पैसे निकला और मुझे देते हुए बोला, लो, अब तो पूरे हो गए ना? मैं पैसे लेते हुए बोला, ठीक है, मैंने पैसे ले लिए, अब से कियांग कियांग तुम्हारा बेटा है। झांग शुलान गुस्से में बोली, जियांग ताओ, तुम याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मैं एक कागज निकलते हुए बोला, अब जब कियांग कियांग तुम्हारा और यांग का बेटा बन गया है तो एक लिखित कागज भी बना देना चाहिए कि अब उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम कहो कि मैं कभी भी उसे वापस ले जा सकता हूं। मैंने पेपर यांग को दिया, वह सिग्नेचर करके मुझे वापस दिया। अब यांग और झांग शुलान कियांग कियांग को लेकर चले गए।